हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नया बैच सेल का लेक्चर नंबर 4। फटाफट से सारे बच्चे अपनी वीडियो और ऑडियो को ऑन कर लीजिए और जो बच्चे चैट्स में फटाफट से हाय हेलो कर दो ताकि मुझे पता चल जाए तुम लोग क्लास में मौजूद हो। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? तुषार, मेघा, रमन, सोनी, प्लीज़ अपना कैमरा और ऑडियो सब ऑन कर दो। राधे राधे शिवप्रिया, हाउ आर यू? मैं भी कैमरा ऑफ करके पढ़ा लूँ? हेलो मेघा, कैसे हो? हेलो तुषार, रमन, सोनी, सब बढ़िया? ओके। हेलो नंदिता, हेलो शिफा, मैं एकदम बढ़िया। पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए डाउट सेशन था, क्यों नहीं आए थे कल? बस एक मेघा ही आई थी डाउट लेने के लिए, तुम्हें कोई डाउट नहीं आते? चलो कोई नहीं। तुषार, रमन, शिफा, तुम लोगों ने सेल के पहले वाले लेक्चर्स देख लिए? नहीं मैम, मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके चलो कोई बात नहीं। हमने कल की क्लास में सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट कर दिया था और मैंने बच्चों को होमवर्क भी दिया था, तो पहले मैं ज़रा होमवर्क वाला अपना जो डोज है वो पूरा कर लेती हूँ। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है सब में से मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, अगर आप में से कोई भी आंसर देना चाहता हो तो आंसर दे देना, ठीक है? थोड़ा बहुत तो पहले से आता ही होगा। चलो तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो रामचंद्रन साइंटिस्ट थे वो बायोलॉजी की किस ब्रांच से डील करते थे? ऑप्शंस चाहिए? स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, वेरी गुड। कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हो? आप ये भी चेक कर सकते हो कि अगर कोई डिसीज्ड कंडीशन है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे काम कर रहे होंगे। कौन सी ब्रांच है वो? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके शिफा, शिवप्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके सरफेस अपेंडेजेस के नाम बताइए, क्या क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स के सरफेस अपेंडेजेस? फ्लैजिला, पिलाए, फिम्ब्रे। रमन, पढ़ा ये सब? मैं पढ़ा तो कोई डिटेल नहीं पढ़ा। अच्छा कोई बात नहीं, हम तो भूल गए होंगे सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी। ठीक है, वेरी गुड प्रियांशु, एकदम सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन क्या स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है या डिसिमिलर होती है? सिमिलर होती है ना? स्ट्रक्चरली भी सिमिलर और वैसे भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। चलो नेक्स्ट चीज़, अब हमने कल जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे आपके जो सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेल का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आरबीसी पे पढ़ के दिया था। उन्होंने इतने सारे सेल्स होने के बावजूद भी आरबीसी पे ही क्यों रिसर्च की थी? दोनों की आवाज़ें मिक्स हो गई, दोबारा। हाँ, क्योंकि वो अंदर से खाली होती है, उसमें ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, तो जब भी उसको स्टडी करोगे तो तुम्हें इतना ज़्यादा तामझाम नहीं संभालना पड़ेगा। वरना स्किन सेल ले लेते तो माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करना पड़ता, ईआर को अलग करना पड़ता, बहुत सारी दिक्कत होती। चलो सेल मेम्ब्रेन में आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ डीपीपी की थी? मेघा, अवनी, डीपीपी में डाउट? सब हो गया था। एनसीईआरटी बेस्ड थी? इस बार मैंने क्वेश्चंस खुद बनाए थे एनसीईआरटी की लाइन से ताकि तुम्हारे को थोड़ी कनेक्टिविटी बैठे। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज, वेरी गुड। चलो तो सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक पे मैं दोबारा से आ जाती हूँ। हमने कल एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। किसी को भी कोई डाउट हो? तुषार, रमन, अवनी, मेघा, प्रियांशु, शिफा, नंदिता, शिवप्रिया, प्लीज़ डाउट पूछ लेना क्लास के अंदर ही, ठीक है? घबराना मत, हेजिटेट मत करना। मैम एक गलत हुआ 7 वाला, प्लीज़ PLS प्लीज़, या प्लस, कोई बात नहीं, अगर एक भी गलत हुआ है तो ठीक है, इट्स ओके। चलो तो 1972 वो ईयर थी जहाँ पर एक तरफ आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में पता चला था और एक तरफ आपका पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ये बायोटेक्नोलॉजी से है, ये आपके सेल वाले चैप्टर से है। फिर हमें पता चला, सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि आपके सेल मेम्ब्रेन को आप ऐसे एज्यूम करो जैसे कि आपके चाशनी में गुलाब जामुन तैर रहा हो। तो यहाँ पे जो चाशनी है वो हो जाएगी आपकी लिपिड। अब मेम्ब्रेन में कोई ऐसी वैसी लिपिड्स नहीं थी,
मेम्ब्रेन में थी फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जो मूव कर सके। जब भी आपके सामने लिपिड नाम आए, आपको चिकनाई वाली तेल, घी, ऐसी लिक्विड चीज़ों को दिमाग में रख लेना है। और उसके ऊपर है गुलाब जामुन विच इज इक्विवेलेंट टू आवर प्रोटीन। तो क्योंकि आपका फ्लूइड ऐसे फ्लोट करता है, तो आपका प्रोटीन भी तो लिटरली मूव कर सकता है ना, इधर उधर जा सकता है। तो यहाँ पर आपके जो फॉस्फोलिपिड है उसमें जो प्रोटीन है वो लेटरल मूवमेंट शो करता है, ठीक है। क्यों कर पा रहा है? बिकॉज आवर लिपिड इज ऑफ फ्लूइड नेचर। नाउ इन्होंने इसको ऐसे भी बोला, प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। मान लो लिपिड का एक समुद्र है और उसमें बड़े बड़े पहाड़ चल रहे हैं प्रोटीन के, तो जस्ट उन्होंने एक फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था। इसके बाद आगे बढ़े तो मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स में एक है फॉस्फोलिपिड और एक है प्रोटीन। अब फॉस्फोलिपिड में जो फॉस्फेट वाला ग्रुप है वो इसको चार्ज देता है, अगर चार्ज है तो पोलर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे इस मॉलिक्यूल में एक होता है पोलर हेड और एक होती है नॉन पोलर टेल। अब लाइक डिसॉल्व लाइक, ये पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो ये हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, इसकी टेल हाइड्रोफोबिक हो जाएगी क्योंकि नॉन पोलर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों ही पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन, तो प्रोटीन्स को उन्होंने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि आप मेम्ब्रेन में से कितनी आसानी से निकाल पा रहे हो। तो एक थे आपके एक्सटर्नल प्रोटीन और दूसरे थे आपके इंटरनल प्रोटीन। किसको निकालने में दिक्कत होगी? इंटरनल प्रोटीन्स को। हाँ प्रियांशु बच्चे, आप जो बोल रहे हो ना 7th क्वेश्चन में डाउट है, मेरे पास एक सेकंड रुको, मुझे बताना यही है क्या वो 7th क्वेश्चन? 1 मिनट दो सारे बच्चे। 7th, विच कॉम्बिनेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर इज यूनिकली प्रेजेंट इन प्लांट सेल? ये वाला क्या? प्रियांशु प्लीज कंफर्म, अगर ये वाला तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, इंटरनल प्रोटीन्स को निकालने में दिक्कत होगी। फिर हमने देखा था कि आपको पता है कि आपके सेल के अंदर भी पानी है, लिक्विड है, साइटोप्लाज्म, और सेल के बाहर भी पानी है। सेल के बाहर वाले पानी को हम बोलते हैं लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल मतलब दो सेल्स के बीच में, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। तो बाहर के पानी से भी बचने के लिए यहाँ पे क्या हो गया, एक लिपिड की लेयर यहाँ लग गई, तो अंदर वाले पानी से ये पोलर हेड इंटरेक्ट कर रहा है और बाहर वाले पानी से ये पोलर हेड इंटरेक्ट कर रहा है, इसीलिए आपकी लिपिड की दो लेयर बन रही है, बाई लेयर। तो दो लिपिड की लेयर से कितनी मेम्ब्रेन बनती है, एक या दो? एक। सो वन मेम्ब्रेन इज इक्वल्स टू लिपिड बाई लेयर। ये बात समझ में आ गई है ना? फिर हमने इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ा था। यहाँ पे आपकी बाई लेयर है, इसमें बीच बीच में प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये वाले तो एक्सटर्नल प्रोटीन्स हो गए। अब दो प्रोटीन ऐसे हैं, एक तो वो जो बिल्कुल साइटोप्लाज्म की तरफ है और एक वो जो टोटली बरिड हो चुके आपकी सेल मेम्ब्रेन में। तो ये वाला वैसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है क्योंकि ये पूरी मेम्ब्रेन को ट्रांसवर्स कर चुका है। यही वो प्रोटीन है जो आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो चाहे आपका अंदर वाला प्रोटीन हाफ बरिड हो मेम्ब्रेन में, चाहे पूरा पूरा बरिड हो, दोनों ही कैटेगरी आ जाएंगी इंटरनल प्रोटीन की, क्योंकि दोनों को निकालने में मुश्किल तो होगी, ठीक है। देन हमने देखा था कि आपकी जो मेम्ब्रेन है, देखो लिक्विड है, घी है, जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो घी की कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाती है, कभी सॉलिड हो जाता है, कभी लिक्विड हो जाता है। तो सेम चीज़ आपकी मेम्ब्रेन के साथ भी हो सकती है। तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो अ लिपिड। मान लो अगर ऐसा हो गया कि मेम्ब्रेन एकदम बह रही है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल का नंबर बढ़ जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड इकट्ठा हो जाए। अगर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा जम गई है तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ से हट जाएगा ताकि थोड़ी सी फ्लूइडिटी आ जाए। तो कोलेस्ट्रॉल अपने नंबर को बढ़ा के घटा के इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। बात आई समझ में? ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट या तो आपके प्रोटीन पे अटैच हो सकते हैं या फिर आपके लिपिड पे भी अटैच हो सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? एक बार बस मैं प्रियांशु का डाउट और सॉल्व कर दूं। प्रियांशु क्वेश्चन है, सब लोग सुन लो। विच कॉम्बिनेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स
इज यूनिकली प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्या है जो प्लांट में है लेकिन एनिमल में एब्सेंट है? हाँ, पहला ऑप्शन है सेल वॉल प्लास्टिड सेंट्रियोल। वेरी गुड। सेंट्रियोल तो एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। सेल वॉल प्लास्टिड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये चीज़ें हैं जो प्लांट्स में होती है। बड़ी सी वैक्यूल होती है, प्लास्टिड होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है प्रियांशु, चलो अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। देखो, आपके अगर किसी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड हो, कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड हो, तो इस स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। अगर यही कार्बोहाइड्रेट आपके लिपिड के साथ अटैच हो जाए, यही कार्बोहाइड्रेट आपके लिपिड के साथ अटैच हो जाए, तब आप इसको नाम दोगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोप्रोटीन हो या फिर ग्लाइकोलिपिड हो, यहाँ पे मेजर पोर्शन लिपिड का और प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट बट ऐसे अटैच हो गया है, इसलिए हमने ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट को प्रीफिक्स में रखा। जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है वो चीज़ सफिक्स में जाती है। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन के ऊपर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड के ऊपर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है। और ये जो दोनों की दोनों चीज़ें हैं ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। सेल रिकॉग्निशन में हेल्प मतलब जैसे आपको पता है आपके आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस होते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन। वो एंटीजेंस क्या होते हैं? वो आपके ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स ही होते हैं। तो अगर किसी के ऊपर वो एंटीजन लगा है तो आप पहचान लोगे कि ये तो आरबीसी है या फिर ये तो डब्ल्यूबीसी है। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली वो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, तो ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि ये बनते कहाँ पे हैं? मेजर साइट ऑफ देयर फॉर्मेशन। एनसीईआरटी की लाइन है, बताओ। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन की मेजर साइट क्या होती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। किसने बोला? वेरी गुड, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इज द मेजर साइट फॉर देयर फॉर्मेशन। शाबाश तुषार, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये स्टार मार्क करके लिख लो। बेटा रमन आप लिख रहे हो ना? हेलो शिफा। ओके डन, समझ में आया। अब आप जब सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो बिल्कुल पहली लाइन में लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम तब जान पाए थे जब हमारे पास डैश वाला माइक्रोस्कोप आया। वो माइक्रोस्कोप कौन सा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेसिकली आगे के ऑर्गेनरीज के सारे स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही पता चले थे। ये लाइन एनसीईआरटी में मल्टीपल टाइम्स दी हुई है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले पेज में भी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात ये है कि मान लो एक तरफ मेरा आरबीसी है, एक तरफ लिवर है, एक तरफ न्यूरॉन है, सब में फॉस्फोलिपिड भी होगा, प्रोटीन भी होगा, बट क्या उनकी अबंडेंस सेम होगी? सेम रेशियो में होंगे? नहीं ना? बिल्कुल। आपके फॉस्फोलिपिड और आपके प्रोटीन्स कितने हैं वेरी करता है फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। तो इसके रेफरेंस में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने आरबीसी पे स्टडी की थी, वो आरबीसी का बता रहे हैं कितना प्रोटीन है और कितना लिपिड है आरबीसी में। 52%। चलो मुझे ये मत बताओ, रुक जाओ, मुझे ये मत बताओ, ये बताओ इसका आंसर।
शिवप्रिया, प्रियांशु, नंदिता, शिफाली, रमन, तुषार, अवनी, मेघा, बताओ। 0.80 1.8। यार बायो वालों की सच में मैथ्स खराब होती है क्या? मुझे तो लगा था बस मेरी खराब है। देखो प्रोटीन कितना है 52% और लिपिड कितना है 40%। तो इसका रेशियो पूछा है ना, तो 52 को 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.8 आएगा, 1.3 आएगा? 1.3 आ रहा है। दोबारा कैलकुलेट करो, डिवाइड मारो। क्या ले ली थी? वही तो उसने पहले प्रोटीन पूछा है, प्रोटीन बाय लिपिड पूछा है। 1.3 आ रहा है ना, क्योंकि ये 1 टाइम्स जाएगा, फिर 12 वाला बचेगा तो 4 3 जा 12 होता है, इसलिए बी सही है। ये कैसे आ गया तेरा उल्टा करके? चलो ठीक है, एकदम सही आया। शिवप्रिया, प्रियांशु, चलो कोई बात नहीं। देखो पता है मुझे ना, इसमें सच में बता रही हूँ, बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसको लिपिड 40 है या कौन सा 40 है। तो मैंने तो अपने लिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक निकाल ली थी। मैंने बोला देखो मुझे नंबर याद है, एक 52 होगा, एक 40 होगा, लेकिन कौन सा होगा वो मुझे नहीं आता था। तो जैसे ये लिपिड है, लिपिड में भी L बन रहा है, और जो 40 है इसमें भी तो L बन रहा है, तो ये 40 वाला लिपिड है। मैंने ऐसे याद कर लिया और मैं उसके बाद से भूली नहीं हुई ये चीज़। तो तुम लोग भी ऐसी कुछ कुछ फालतू की चीज़ें कर लो याद, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। इसके बाद NCERT की एक लाइन दिखाना चाहूँगी मैं तुम लोगों को, बट उससे पहले एक वर्ड है, एक है आपके पास फॉस्फोलिपिड और एक वर्ड होता है फॉस्फोग्लिसराइड। क्या ये वर्ड सुना है फॉस्फोग्लिसराइड? क्या होता है फॉस्फोग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड? क्या सेम चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं? डिफरेंट है। सब लोग मुझे चैट्स में लिख के बताओ कि फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड सेम चीज है या अलग अलग है। सब लोग बताओ। तुषार ने बोला डिफरेंट है, बाकी बच्चों का क्या कहना है? तुम लोग तो बोलो, तुम लोग तो बोल सकते हो। अगर डिफरेंट है तो यस लिखो, सेम है तो नो लिखो। या अगर कभी सुना नहीं है तो वो भी बता दो। अलग अलग अलग, और मैं कह रही हूं कि अलग नहीं है। यस, रमन ने लिखा है यस। अब तुम समझो, यहां से ये पता चल रहा है कि ना तो तुम्हें केमिस्ट्री आती है अच्छे से, ना ही तुम्हें बायोलॉजी आती है अच्छे से। नहीं आती है, नहीं आती है। देखो अब ये जो मैं चीज़ तुम्हें बताने जा रही हूँ ना, ये तुम पढ़ोगे बायोमॉलिक्यूल्स में भी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरेंस तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो आपके लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स आपकी दो चीज़ों से बनते हैं, एक आपका ग्लिसरॉल हो गया, एक आपका फैटी एसिड हो गया, है ना। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो इट विल बी CH2OH CHOH CH2OH। आई होप मैंने सही लिखा है फॉर्मूला। दिस इज ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ अटैच्ड होगा एक फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसके लास्ट में COOH अटैच्ड हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया मान लो R कुछ भी, फिर एक और हो गया, ये R1 था, ये R2 हो गया, फिर एक और हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज फैटी एसिड। क्या लिखा है मैंने? फॉस्फोग्लिसराइड नहीं सुना है शिवप्रिया। ओके, अब होता क्या है, जब इनके बीच में बॉन्ड बनना होता है तो सिंपल सिंपल पानी निकल जाएगा। यहाँ से भी पानी निकलेगा, यहाँ से भी पानी निकलेगा, यहाँ से भी पानी निकलेगा। तो पानी निकलने के बाद इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? केमिस्ट्री यूज करके बताओ। जब यहाँ से हट जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? लगाओ केमिस्ट्री। ऑप्शन दे देती हूँ, ईस्टर, ईथर या फिर पेप्टाइड। बताओ,
बोलो, या बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? एक मिनट, क्या तुमने नाम सुने एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड? हाँ ना, सुने हैं तो भूल चुके हो, अभी याद नहीं आ रहा कहाँ लिखते हैं? एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, नंदिता ने सही बोला। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OC OC OC, इनके बीच में नया बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड है ये है आपका एस्टर बॉन्ड, और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका एक लिपिड। दिस स्ट्रक्चर इज योर लिपिड। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि लिपिड ग्लिसरॉल के ही डेरिवेटिव्स हैं? लिपिड ग्लिसरॉल के ही डेरिवेटिव्स है। ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव्स मतलब ग्लिसरॉल से बन रहे हैं, बोल सकती हूँ ना, इसलिए लिपिड्स को हम ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। ग्लिसराइड्स मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लिसरॉल। अब फॉस्फोलिपिड में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो थर्ड वाला था ना, ये थर्ड, अभी क्या है, सब में हाइड्रोकार्बन की चेन, लिपिड ये नॉर्मल है, हाइड्रो मतलब ये नॉन पोलर है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि थर्ड वाले में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, ये बहुत सिंपल बता रही हूँ, बायोमोलिक्यूल्स में और डिटेल में भी है, तो अब इसको आप बोलोगे फॉस्फोलिपिड, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप आ गया। ठीक है, इसलिए अब आप इसको नाम देते हो ये ग्लिसराइड, बिकॉज ग्लिसराइड मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लिसरॉल। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, चैट्स में जो बच्चे हैं, अगर ये बात समझ में आई तो थम्स अप दो। ग्लिसराइड्स मतलब ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर अगर आपके थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लग गया, फिर कोई भी आर ग्रुप लग गया, तो ये ओवरऑल फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास चार्ज आ गया। तो इसे आप बोलोगे फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड। अनवी, कैमरा, रमन, समझ में आया? ओके रमन, चलो तुम लोगों ने तो थम्स अप दे दिया। अनवी, समझ में आया? ठीक है, लिख लिया सबने? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एनसीईआरटी ने ये बोला है कि आपके जो मेम्ब्रेन है, एक वर्ड है क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड समझते हो? क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड भी सेमी फ्लूइड ही है। ठीक है, एक लाइन है, उसको फिल करो। द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन, ये प्रूफ देती है डैश नेचर का, सेल मेम्ब्रेन के डैश नेचर का, फ्लूइड नेचर का, है ना, तभी वो मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे एनसीईआरटी बोलती है क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन इतनी फ्लूइड नेचर की है, तो उसकी फ्लूइडिटी की वजह से काफ़ी सारे वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। क्या क्या फंक्शंस है, कोई मुझे बताए? फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस, जैसे सबसे पहला जो फंक्शन है वो है सेल ग्रोथ। डाउट सेक्शन टाइम बच्चा आपका हर दिन सेपरेट टीचर्स का होता है शाम के टाइम पे, तो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। हाँ, सेल ग्रोथ इज रिलेटेड टू फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या ये रिलेट हो रहा है? कैसे? देखो होता क्या है, आपकी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में लिखा हुआ है, सेल ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, मतलब आपके प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा तो सेल का साइज भी तो एक्सपेंड होगा। अब सेल तो तभी एक्सपेंड कर सकता है जब उसकी आउटर मोस्ट लेयर एकदम फ्लूइड नेचर की हो। गुब्बारा फैला सकते हो आप, इस रूम को थोड़ी ना फैला सकते हो,
सिंपल, सही बात है, सेल इंटरेक्शन। तो सेल ग्रोथ इसीलिए करवा पा रहा है वो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक और बोल दूं, सेल डिविजन, चलो सेल डिविजन तो नहीं, वो सेल प्लांट्स भी करते हैं, सेल इंटरेक्शन एंड सेल जंक्शंस। सेल इंटरेक्शन समझते हो, जो आपके हाँ, जैसे मिडिल लेमेला में तो प्लाज्मोडेस्माटा होता था, वो तो सेल वॉल के लिए हो गया। सेल इंटरेक्शन मान लो, जैसे कि मैंने आपको एक बार बता रखा है, पता नहीं अब तुम नए बच्चे हो तो तुम्हें नहीं पता होगा, जैसे हमारे बॉडी के सेल्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मान लो पिट्यूटरी ने कोई हार्मोन रिलीज किया, वो हार्मोन जाके लग गया गोनैड्स के पास, तो वो हार्मोन कैसे बात करेगा? रिसेप्टर्स से बाइंड करके। तो ये जो रिसेप्टर्स है वो क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, तो ये आपके इंटरेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल इंटरेक्शन, सेल जंक्शन जैसे आपने पढ़े थे, टाइट जंक्शन, अधेरेंस जंक्शन, ये सब पढ़ते हो ना, गैप जंक्शन, ये सारी चीजें। उसके बाद सेल रिकॉग्निशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट बात है जहां पे तुम फंसोगे, एक वर्ड होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन, एकदम सही बोल रहे हो तुम लोग, किसी भी चीज को इनटेक कर लेना। अब अगर वो चीज लिक्विड है या फिर वो चीज सॉलिड है तो उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, जैसे फैगोसाइटोसिस, पेनोसाइटोसिस, ये सुना है ना। तो एंडोसाइटोसिस मीन्स engulfing and it can be of two types, phagocytosis, pinocytosis. This is cell eating and this is सेल ड्रिंकिंग। बट अब एक टर्म आता है एक्सोसाइटोसिस और एक टर्म आता है सिक्रीशन। एक्सोसाइटोसिस और सिक्रीशन, क्या ये दोनों टर्म सेम है या फिर ये दोनों डिफरेंट है? क्या डिफरेंस है? हम हमेशा बोलते हैं हार्मोन्स का सिक्रीशन, एंगल्फ मतलब अंदर ले लेना। हम कभी ये नहीं बोलते कि हार्मोन्स का एक्सोसाइटोसिस, सिक्रीशन वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंजाइम्स का सिक्रीशन। तो सिक्रीशन और एक्सोसाइटोसिस में क्या डिफरेंस है? ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया ना? ठीक है, अब सुनो। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड, फिफ्थ है ना ये, हाँ, व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड सिक्रीशन, तो सिक्रीशन एक बड़ा टर्म है जिसमें तीन चीजें आती है। किस चीज को निगलना? शिफ्ट, कैसे कैसे बातें कर रहे हो भगवान, देखो। अच्छा, किसी चीज को निगलना, सही बोला। सिक्रीशन में एक आता है सिंथेसिस, सिंथेसिस के बाद उसकी पैकेजिंग करना और पैकेजिंग के बाद एक्सोसाइटोसिस करना। लेकिन जो एक्सोसाइटोसिस है उसका मतलब होता है सिंपली रिमूविंग आउट ऑफ समथिंग फ्रॉम सेल। मतलब ये हुआ कि एक्सोसाइटोसिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन में चीज़ें बन रही हैं, पैकेज हो रही है, फिर उनका रिमूवल हो रहा है। एक्सोसाइटोसिस वो जो लास्ट स्टेज है ना रिमूवल वाली, बस उसी को बोल रहे हो। तो एक्सोसाइटोसिस फालतू की मतलब वेस्ट चीज़ों का भी हो जाता है, एक्सोसाइटोसिस काम की चीज़ों का भी हो जाता है। लेकिन जब वो चीज़ सेल में बन रही है, अच्छे से पैकेज हो रही है, फिर रिलीज हो रही है, तो आप उसको सिक्रीशन बोलोगे। समझ में आई बात? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स।
डन। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। दो टाइप से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। पैसिव में क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑटोमेटिकली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीज़ें मूव कर जाती है। एक्टिव में आपको ज़बरदस्ती एनर्जी देनी पड़ती है। तो अब हमें पैसिव एक्टिव का तो नॉलेज है, लेकिन उनके सब पार्ट्स की नॉलेज हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो ट्रांसपोर्ट में जैसे सबसे पहला ट्रांसपोर्ट है पैसिव। तो पैसिव में चीज़ें अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएंगी विदाउट एनर्जी। अब यहाँ पे जैसे सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है? ये सेम यही होता है यहाँ पे भी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी। ठीक है, इसके बाद एक आता है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ये वाटर के टर्म्स में। अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसे मैंने आपके सामने कंडीशन लगाई, एक कंडीशन है ये और एक कंडीशन है ये, दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। यहाँ पर हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ मूवमेंट। हाँ ठीक है। अब कहानी में लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स है सॉल्यूट के, और यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के, और ये बीच में लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मुझे बताओ कि कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा इस वाले चैम्बर में, पहले बताना है, फिर इसमें। इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 2, बताओ। तुमने डेफिनेशन तो मुझे सही बता दी, अब बताओ मूवमेंट। 1 में बी से ए में होगा। किसने बोला? अवनी? अनवी? ओके। मैं फिर बता रही हूँ, केमिस्ट्री ठीक होनी चाहिए, केमिस्ट्री का बेसिक नहीं ढीला होना चाहिए, तब बता पाओगे। बताओ सारे बच्चे एक्टिव हो जाओ चैट्स में, मुझे आंसर चाहिए कि फर्स्ट वाले में मूवमेंट कहाँ होगा, ए से बी या बी से ए? फर्स्ट में बी से ए, प्रियांशु ने बोला बी से ए, बढ़िया। मेघा आंसर दो, फर्स्ट में बी से ए। अच्छा, इतना तो तुम तय है ना, तुम बोल रहे हो ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, है ना, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब तुम बोल रहे हो कि बी से ए की तरफ मूवमेंट होगा, खतरनाक बोल रहे हो। तुम्हें सॉल्यूट सॉल्वेंट का रिलेशन पता है? हाँ, ऑस्मोसिस का पूछ रही हूँ। सॉल्यूट्स नहीं मूव कराने, सॉल्वेंट मूव कराना है, पानी मूव कराना है। पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? ए से बी ना। देखो यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, इस वाली जगह पे सॉल्यूट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट कम होगा, यानी कि यहाँ पे पानी कंपैरेटिवली कम होगा। यहाँ सॉल्यूट कम है तो पानी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, तो पानी ऐसे मूव करेगा ए टू बी, ठीक है। और यहाँ के केस में क्या हो गया, अब ये सॉल्वेंट है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, तो अगेन ए टू बी। तो सॉल्यूट के टर्म्स में पूछा है या सॉल्वेंट के टर्म्स में पूछा है, वो कहानी चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये बना लो, डेफिनेशन की ज़रूरत है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अनवी समझ में आया? बह गए ओके।
डन? चलो हाँ, मैम बगल में डीजे बज रहा है, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। इतनी सुबह सुबह डीजे बज रहा है। कोई बात नहीं, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है नंदिता? हो गया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिव, मैं क्या कह रही थी, यहाँ पे तुम वो भी लिख लो, सेल डिवीजन भी लिख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल डिवीजन में भी तो ये पार्टिसिपेट कर ही रहा है। आपका क्लीवेज फरो बन रहा है या सेल प्लेट बन रहा है, उसमें भी तो फ्लूइडिटी काम आ ही रही है। तो सेल ग्रोथ के साथ साथ सेल डिवीजन भी लिख लो। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, मुझे बताना क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्टेटमेंट ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज रिक्वायर्स द यूज ऑफ एटीपी। Active transport always requires the use of ATP. None for False? क्योंकि always ऑलवेज वर्ड आ गया इसलिए गलत है ऐसा। ठीक है, देखो, यस मैम। चलो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हमेशा एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, ये स्टेटमेंट वाकई फॉल्स है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। क्योंकि अब आपको थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों बोला मैंने। तो आप लिखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें पता है कि चीज़ें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाती है बाय यूजिंग एनर्जी। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, यहाँ पर आपको एटीपी चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, मान लो ये सेल है, सेल के बाहर कोई चीज़ है और सेल के अंदर कोई चीज़ है, तो यहाँ से यहाँ जाने में अगर इसको एटीपी का रिक्वायरमेंट हुआ, एटीपी की हाइड्रोलिसिस चाहिए, एटीपी टूट गया एटीपी प्लस फॉस्फेट में, तो ये हो जाएगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आप दो बेस्ट फ्रेंड्स हो, आपके स्कूल ने कहा है कि आपको ट्रिप पे जाना है, लेकिन आप दोनों ऐसे हो कि आपको ना, अगर दोनों नहीं जाओगे, मतलब दोनों में से एक भी नहीं गया तो दोनों ही कैंसिल कर दोगे प्लान, ऐसी वाली तुम्हारी बॉन्डिंग है। तो सिचुएशन ये हुई, एक बच्चा पूरी तरीके से रेडी है, उसने मम्मी पापा को बना रखा है, हाँ जाएंगे जाएंगे, जो दूसरा वाला है उसके मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो माना हुआ है उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके मम्मी पापा को मनाने के लिए कि भेज दो, मेरे साथ जा रहा है, सेफ है, ये है वो है। तो यहाँ पे एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूज़ नहीं हुई, बल्कि एनर्जी आपकी एक सपोर्ट की फॉर्म में यूज़ हुई। तो कुल मिला के बाद में क्या हो रहा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, दो चीज़ें जाना चाह रही है, मान लो एक है ए और एक है बी। जो ए है वो ऑलरेडी अपने हाई कंसंट्रेशन में है, हाई कंसंट्रेशन में, जो बी है वो अपने लो कंसंट्रेशन में है। तो ए क्या करेगी, जाते जाते इधर से यहाँ जाते टाइम बी का भी हाथ पकड़ के उसको ज़बरदस्ती ले जाएगी। तो यहाँ पे एनर्जी इसके सपोर्ट की फॉर्म में यूज़ हुई है। तो हमेशा आपको एनर्जी एटीपी की फॉर्म में नहीं लगानी है। अगर एटीपी यूज़ नहीं हो रही है, दो चीज़ें मूव कर रही है, जिसमें से एक अपनी हाई से लो कंसंट्रेशन में जा रही है और दूसरी लो से हाई कंसंट्रेशन में जा रही है बाय यूजिंग सपोर्ट ऑफ वन, तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या ये समझ में आया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट रियल लाइफ एक्सपीरियंस। बिल्कुल प्रियांशु, बिल्कुल। तो अब
जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से रूबरू कराऊं, तो आपको याद रखना है कि आपकी जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इनको तो भैया एटीपी चाहिए ही चाहिए होती है। अब ये मत समझना यहाँ पे कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के ले जाएगा, नहीं, इनको एटीपी चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ का एग्जाम्पल बताऊँ तो यहाँ पे आपने पढ़ा है ना यूरिन फॉर्मेशन, पूरे एक्सक्रीशन चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ा था कि किस चीज़ का एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, किस चीज़ का पैसिव होता है। तो एनसीईआरटी ने 3 चीज़ें लिखी थी, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होती है। तो उसमें क्या होता है, जो सोडियम होता है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन में होता है, जो ग्लूकोज है वो अपनी लो कंसंट्रेशन में होता है। तो सोडियम जाते जाते ग्लूकोज का हाथ पकड़ के उसको अंदर ले जाता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैं नेक्स्ट पेज पे बता दूंगी, बट पहले इतना लिख लो। ग्लूकोज एंड पॉजिटिव चार्ज, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। हाँ नंदिता, अनवी सब ठीक है? ये सबको समझ में आया? डायरेक्ट एटीपी भी लग सकती है या फिर आप किसी का सपोर्ट भी ले सकते हो। अब मैं थोड़ा सा इस वाले सेगमेंट को जूम करूंगी क्योंकि एक्सक्रीशन में इस वाले सेगमेंट का ही काम आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेकेंडरी वाला है उसकी कंटिन्यूएशन में हम लिख रहे हैं। देखो, मान लो 2 चीजें जा रही है, ए और बी, ए और बी। ये डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन में नहीं है, पहले ही बता रही हूँ, बट इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनके मूवमेंट को कहा जाता है सिम्पोर्ट। क्या ये नाम सुना है, सिम्पोर्ट या सिम्पोर्टर? ऐसा कुछ नाम सुना है कभी? नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो रहा है कि ए जो है वो इधर जा रहा है, बी उसका उल्टा जा रहा है, तो इसे बोलोगे आप एंटीपोड। इसे आप बोलोगे एंटीपोड। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आपका दोस्त बोल रहा है कि आंटी इसे भी भेज दो, तो सिम्पोड। अगर वो बोल रहा है आंटी इसे मत भेजो, मैं जा रहा हूँ, मैं ही ठीक हूँ, इसको मत भेजो, बहुत जबरदस्ती मना कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहा है, तो एंटीपोड। अब ध्यान रखना है कि आपके एक्सक्रीशन में सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स ये सिम्पोर्ट वाले रास्ते से ही जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही आगे जाते हैं। तो सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या बात समझ में आई? सोडियम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये लोग हाथ पकड़ के आगे जाते हैं, एक्टिवली जाते हैं, तो इनका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। बिल्कुल नंदिता, सिम्पोर्ट, एंटीपोड। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सी कहानी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई जाना है, एनर्जी देनी है। एनर्जी या तो आप एटीपी की फॉर्म में दे दो या सपोर्ट दे दो। अगर आप सपोर्ट दे रहे हो तो वो हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सपोर्ट में भी 2 चीज़ें हैं, या तो आप साथ दे रहे हो
या फिर आप अपोजिट काम कर रहे हो। साथ दिया जा रहा है तो सिम्पोर्ट, अपोजिट किया जा रहा है तो एंटीपोर्ट, और सिम्पोर्ट के रास्ते हमारी किडनी में सोडियम ग्लूकोज अमीनो एसिड जाते हैं। क्लियर? चलो अब एक टेबल है जो तुम लोग फिल करोगे। एक तरफ मैंने लिखा सिंपल डिफ्यूशन, एक तरफ मैंने लिखा फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन, और एक तरफ मैंने लिखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है इन तीनों में से किस ट्रांसपोर्ट को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ सारे बच्चे, सब अपना आंसर दो। देखो तुम लोग पढ़ चुके हो, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब तुम लोगों को नहीं याद आ रहा है। बाकी चैट्स में कुछ बच्चे बताना चाहते हो? फैसिलिटेटेड, वेरी गुड नंदिता। दो में होती है फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड में फैसिलिटी वर्ड ही ये है। मतलब मान लो मैं अपने घर से स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, बहुत जाना चाहती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी है कि मैं पैदल नहीं जा सकती, मुझे कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो वाली कंडीशन आ जाती है। चीज़ें जाना चाह रही हैं लेकिन नहीं जा पा रही हैं क्योंकि मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि मैं हाइड्रोफिलिक हूँ, मेम्ब्रेन तो हाइड्रोफोबिक है। तो हम एक प्रोटीन में जाके आएंगे, तो यहाँ पे प्रोटीन चाहिए होगा। एक्टिव में भी प्रोटीन चाहिए होगा। बस यहाँ पे प्रोटीन्स का नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन नहीं चाहिए, यहाँ पे जो प्रोटीन है उसको आप बोलोगे पोरिन्स, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटीन है उसको आप बोलोगे पंप्स, ठीक है। अब देखना ये काम कैसे करती है। देखो जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे लगा हुआ है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब क्या होता है, ये पूरी मेम्ब्रेन पे ऐसे लगा हुआ है, ये मेम्ब्रेन है, इस पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे लगा हुआ है। अब होना क्या है, चीज़ों को बाहर से अंदर जाना है, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है, एक तरफ उस सबस्ट्रेट को अटैच करेगा और फिर ऐसे फ्लॉप कर लेगा, फिर अंदर भेज देगा। इधर अटैच किया, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन अंदर से जा रहा है, कोई चीज़ अंदर से होके जा रही है, नहीं, यहाँ पे अटैच किया, ऐसे फ्लिप किया, अंदर भेजा, फिर अटैच किया, फ्लिप किया, अंदर भेजा। क्यों? क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये हाइड्रोफिलिक है, मेम्ब्रेन अंदर से हाइड्रोफोबिक है, तो कैसे जाएंगी हाइड्रोफिलिक से, मतलब हाइड्रोफोबिक से क्रॉस करके, तो ये प्रोटीन क्या कर लेगा, सीधे ऐसे उठाएगा, फ्लिप करेगा, अंदर भेज देगा। समझ में आई बात? ठीक है, क्लास ऑटोमेटिक एंड हो गई, मैं तो अभी पढ़ा रही हूँ प्रियांशु। चलो नेक्स्ट है अपहिल और डाउनहिल। अपहिल का मतलब है ऐसे, जैसे ये आप फिसल पट्टी में झूल रहे हो, हाई टू लो, डाउनहिल हो गया, ये हो गया डाउनहिल। फैसिलिटेटेड में भी क्या हो जाएगा, हाई टू लो, तो ये हो जाएगा डाउनहिल। और इसमें क्या हो रहा है, लो टू हाई, लो टू हाई, आप ऐसे जा रहे हो तो ये हो जाएगा अप हिल। इट्स लाइक कि आप हिल पे चढ़ गए हो,
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अब ये सोच समझ के बताना, स्पेसिफिक नेचर, इसमें से किसका ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सैचुरेट हो सकता है, सैचुरेट, और कौन इनहिबिटर सेंसिटिव होगा। ये सारे तुम्हारे बेसिक्स बिल्ड करेंगे, सारे बेसिक्स बिल्ड करेंगे। बताओ इनमें से किसका नेचर स्पेसिफिक होगा, कि मैं तो बस स्पेसिफिक चीजों को ही ले जा पाऊंगा। ओनली एक्टिव, देखो ये वाला नहीं होगा, फैसिलिटेटेड होगा, एक्टिव होगा। कैसे होगा, जैसे आपने बायोमोलिक्यूल्स में ये सुना है, ग्लूट, देखा है टेबल में ग्लूट लिखा हुआ है, देखा है? क्या होता है ग्लूट? ग्लूट क्या होता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यानी कि एक ऐसा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो केवल ग्लूकोज को ले जाएगा। उसके अलावा आपकी डिसेंडिंग लिम्ब में एक्वापोरिन्स होते हैं, एक्वापोरिन्स किसको ले जाएंगे? केवल पानी को ले जाएंगे। तो ये स्पेसिफिक है, ठीक है। ऐसे ही ये भी स्पेसिफिक है। क्या हो गया शिवप्रिया, प्रियांशु, क्लास तो चल रही है। तो शार ये चीज समझ में आई नहीं आई? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहा? ठीक है। शिवप्रिया, प्रियांशु, नंदिता, शिफाली, तो सिंपल सी बात ये है, अगर आपके ट्रांसपोर्ट में आपको व्हीकल की रिक्वायरमेंट है तो जो व्हीकल है वो स्पेसिफिक होगा। मतलब ऐसे समझो ना कि ऑटो वाला इंसान बिठाएगा या फिर जानवरों को भी बिठा लेगा, इंसानों को ही बिठाएगा, स्पेसिफिक है। तो जैसे यहाँ पे ग्लूट हो गया जो ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट कराएगा, एक्वापोरिन यानी कि पानी को ट्रांसपोर्ट कराने वाले, और ये तो होते ही है, जैसे आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप हो गई, तो वो सोडियम और पोटेशियम को ही ले जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये सैचुरेट हो सकती है? सैचुरेट का मतलब कि ऑटो में फिक्स्ड है, या 5 सवारी बैठ सकती है, 5 से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। तो इनमें से ऐसा किस में होगा? तो हमने होल्ड कर लीजिएगा, एक बार वो कनेक्ट कर देते हैं बच्चों का। पीछे वाला लिख लिया मेघा? ठीक है, तब तक ये सोचो, अभी उन बच्चों का थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, तब तक तुम सोचो ये दोनों पॉइंट्स किस में क्रॉस आएगा, किस में टिक आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जहाँ व्हीकल की रिक्वायरमेंट है वहीं तो फिक्स हो जाएगा कि इससे ज़्यादा सवारी नहीं जा सकती है। इनहिबिटर सेंसिटिव, मान लो जैसे कि कुछ आपने एक सब्सटेंस डाला इनहिबिटर जो आपके ट्रांसपोर्ट को रोक दे, ऐसा। जैसे मान लो आपका ऑटो चल रहा है, ट्रैफिक लाइट पर पुलिस वाले ने रोक दिया, नहीं जाएगा अब वो आगे, इनहिबिट हो जाएगा। तो ये इनहिबिटर सेंसिटिव कौन होगा? एक्टिव भी होगा, फैसिलिटेटेड भी होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर तो आपको दोनों में चाहिए होगा, बस आप इसको नहीं रोक सकते, ये तो अपनी मर्जी का मालिक है ना। तो सैचुरेट ये नहीं होगा,
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनहिबिटर सेंसिटिव ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बेसिक्स थे जो मुझे पता नहीं थे। अरे वाह, तो अब क्लियर हो गए। वेरी गुड। शिवप्रिया, प्रियांशु, नंदिता, एक बार मुझे बताओ तुम लोग हो ना क्लास में? हेलो शेख परवेज, बच्चे आप तो लेट हो गए थोड़ा सा। प्लीज ओपन अप योर कैमरा एंड माइक। अनवी, ये अवनी, ये वाला पार्ट समझ में आया? सॉरी, मैं अनवी अवनी मिक्स हो जाता है तो माइंड मत करना, ठीक है? ये वाला पार्ट समझ में आया? अच्छा, अच्छा, अच्छा। टेस्ट कब होगा? वीकली टेस्ट आपका नेक्स्ट संडे को होगा, इस संडे को नहीं है, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा पार्टी कवर होगा तो उसके टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है। चलो एक बार ये वाले बच्चे और आ जाए। यहाँ तक वैसे कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तुम में से? मेरे पास आपके पुराने नोट्स हैं, तो मैं उससे मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर मैं न्यू बनाऊं? देख, पहले चेक कर लेना सेम से, मैं थोड़ा बहुत ऊपर मॉडिफिकेशन आ रही, क्योंकि मैंने इसमें ये समझ लो कि मैं तुम्हें पढ़ाने से पहले खुद भी पढ़ती हूँ बहुत सारा, मतलब ऐसा डिटेलिंग कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बार जब टीचर पढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता ही चला जाएगा। मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि नए नोट्स बना, पुराना छोड़, नया बना, सब कुछ न्यू। क्योंकि हम ऐसे ना आलसी पने में आ जाते हैं, पुराने हैं तो सही, चलो उन्हीं को पढ़ लिया। नहीं, जब तक अपने हाथों से नोट्स नहीं लिखोगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। तो नए नोट्स बनाना, ठीक है? चलो जी, अब एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन नहीं चाहिए, फैसिलिटेटेड में चाहिए, भले वो जाना चाहता है अपनी हाई टू लो, बट स्टिल प्रोटीन चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, मेम्ब्रेन अंदर से हाइड्रोफोबिक है। क्या हुआ? वो कनेक्टेड है? हाँ कनेक्टेड है, ये वाले ना? हाँ ओके, ऐप वाले बच्चों आप लोग बॉटनी लेक्चर 4 नाम से जो आपके सामने आ रहा होगा आप उस पर ज्वाइन कर लो। शिवप्रिया, प्रियांशु, नंदिता, शिफाली, जो बॉटनी लेक्चर 4 आ रहा होगा आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रोटीन चाहिए वो पोरेंस है। क्यों चाहिए मुझे बताओ, अब रीजन बताओ, मैं बहुत बार बता चुकी, क्यों चाहिए आपको? क्यों चाहिए ये प्रोटीन्स? स्पेसिफिक चीजों पर डिफ्यूजन कराने के लिए। क्यों स्पेसिफिक? क्या है ऐसा उनके अंदर? क्यों ऐसा हो गया कि वो स्पेसिफिक ही हो गई बिल्कुल? क्यों नहीं जा पा रही अंदर वो? अभी तो बताया था, 2-3 बार तो बता दिया। मैं ये हूं, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही? मुझ में ऐसा क्या अलग हो गया?
हाइड्रोफिलिक, मैं हाइड्रोफिलिक हूँ मैम, नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, वेरी गुड। ये कहीं डब्बा में बबल बना के लिख लो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टीचर लिखवाता नहीं लेकिन तुम्हें लिखनी चाहिए अपने लिए। तो ये हाइड्रोफोबिक है अंदर का कोर मेम्ब्रेन का, ये हाइड्रोफिलिक है और जाना चाहता है चीज़ अंदर, तो इसलिए आपको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाइड्रोफिलिक तो मॉलिक्यूल है जो जानना चाह रहा है, और मेम्ब्रेन का कोर हाइड्रोफोबिक है जो अलाउ नहीं कर रही है। फिर अपहिल और डाउनहिल में, डाउनहिल मतलब मस्ती से अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लॉन्ग जा रही है, तो सिंपल वाला जाएगा, फैसिलिटेटेड वाला जाएगा, लेकिन एक्टिव वाला नहीं जाएगा, वो ऊपर चढ़ाई कर रहा है, अपहिल हो गया। स्पेसिफिक नेचर की बस स्पेसिफिक चीज़ें ही जाएंगी, तो वो किस में होता है जिसमें आपको प्रोटीन चाहिए, जैसे ग्लूट ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कराता है, एक्वापोरेंस पानी का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कराता है। एक्टिव वाले में भी ऐसे होगा, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप केवल सोडियम पोटेशियम के लिए बनी हुई है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट है आपका सैचुरेट, कौन है जिसकी लिमिट आ जाती है अब, तो लिमिट किसकी आएगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ऑटो में 5 लोग ही बैठ सकते हैं तो 5 ही बैठ सकते हैं, रूल है। यहाँ पे भी सैचुरेशन आ जाएगा। और किसे इनहिबिट कर, इनहिबिटर सेंसिटिव मतलब कौन इनहिबिट हो सकता है, तो आप इसको इनहिबिट नहीं कर सकते। परफ्यूम की स्मेल अगर फैल गई तो आप उसको रोक नहीं सकते, जाके हवा को रोको, नहीं हो सकता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को इनहिबिट कर सकते हो, प्रोटीन में लगा दो कुछ ऐसा इनहिबिटर, वो मूव ही नहीं कर पाएगा। ऐसे एक्टिव में इनहिबिट हो सकता है, ठीक है। एक बार मुझे बताओ, क्या तुम ये चाहते हो कि सेल मेम्ब्रेन की एनसीईआरटी भी मैं रीड करवा दूं क्लास में, चाहते हो, ताकि कोई भी डाउट हो तो क्लास में क्लियर हो जाए। तुम बोलो हाँ कि ना। मैंने कल रात को सोचा ऐसा क्यों ना हो जाए कि हम लोग क्लास में एनसीईआरटी रीड कर ले एक बार तो एटलीस्ट। तो शार अवनी क्या कहना है, अनवी? हाँ चलो, तो तुम लोग अपनी एनसीईआरटी खोलो, मैं भी एनसीईआरटी खोलती हूँ। ठीक है, खोलिए एनसीईआरटी। बस एक बार मुझे कंफर्म करें तो ये बच्चे भी ज्वाइन हो गए कि नहीं, एक सेकंड बस। चलो, सबसे पहले लिखा हुआ है द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। ये वो लाइनें जो हमने बताई थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हम मेम्ब्रेन को पढ़ सके। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसीज enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। ठीक है, तो आपकी आरबीसी के ऊपर इन्होंने रिसर्च की, यहाँ पे बस इतना कंक्लूजन दिया हुआ है। फिर लिखा है दीज स्टडीज शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बने हैं। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा नहीं है कि सारे ही लिपिड फॉस्फोलिपिड है, मेजर लिपिड्स, मेजॉरिटी ऑफ जो कैटेगरी है वो फॉस्फोलिपिड्स की है, ठीक है। और भी लिपिड्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती है। दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, बाइलेयर मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। Also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards outer side and hydrophobic tail towards the inner part। ये तो मैं पता है, पोलर हेड बाहर की तरफ होगा जहां भी एक्वस एनवायरमेंट होगा, और अंदर का पार्ट किसका बना होगा, हाइड्रोफोबिक टेल का। देन दिस इंश्योर्स, ध्यान से सुनना,
दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मार्क कर लो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें, अनसैचुरेटेड नहीं, जनरली उसमें सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है? बोलो केमिस्ट्री के विद्वानों। तुम तीनों की आंखें एकदम ऐसे हो गई, क्या? सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई या लो? नहीं है याद कुछ केमिस्ट्री? लो। तुक्का मारा है ना, एकदम पक्का वाला तुक्का ही मारा है बेटा। देखो जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं पहले बोल रही हूँ, आई एम नॉट कंफर्म्ड, केमिस्ट्री का पार्ट है, बट मुझे जहां तक याद आ रहा है हाई होता है। ठीक है, मतलब तुम्हें याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की टेल होती है ताकि बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव फ्लूइड ना हो जाए। फिर लिखा है इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट, वो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन है ये, इसको एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो possess प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा गया था हमने केमिकल स्टडीज की, यहाँ पे हमने लिखा है कि हमने बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे उन्होंने केवल एक आरबीसी की मेम्ब्रेन को चुना, उसके ऊपर सारी केमिकल सारी मतलब उसकी डिटेलिंग चेक करी, क्या क्या उसमें मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया, अलग अलग मेम्ब्रेन्स के ऊपर, जब आप अलग अलग मेम्ब्रेन्स में जा रहे हो ऑब्वियसली यू आर डीलिंग विद द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि चलो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन देख लेते हैं, चलो आरबीसी की, चलो उसकी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बायोकेमिकल लिखा है कि हमने अलग अलग बायोलॉजी के सेगमेंट्स में अलग अलग मेम्ब्रेन्स में जाके उनका भी एनालिसिस किया। तो बायोकेमिकल मीन्स बायोलॉजी और केमिकल सबको मिला दिया। क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो possess प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पता है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types, ये भी हमें पता है, सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स आरबीसी के अंदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से निकाल पा रहे हो, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, बाहर वाले और अंदर वाले। पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन व्हाइल इंटीग्रल प्रोटीन आर, देखो, पार्शियली और टोटली बरिड। इसमें से मैं किसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलूं? अब तुम्हें ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग भी आ जाएगी डायग्राम से। तो हमने जो बनाया वो एक अलग डायग्राम है और ये जो है ये तो इसका एनसीईआरटी का ये भी याद रखना है। तो आपके यहाँ पे बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का काम मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना, उसकी न्यूट्रलाइज करना, स्टेबलाइज करना, फ्लूइडिटी को मेंटेन करना, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे है शुगर। शुगर बोले तो शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही को शुगर बोलते हैं, है ना। हाँ, अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स है ये है पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है मैं इसको क्या नाम दूं, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन पे अटैच्ड है। इसके बाद ये टोटली बरिड इंटीग्रल प्रोटीन है। उसके बाद यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ये पोलर हेड्स और ये भी पोलर हेड्स, बीच में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेल। डायग्राम क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson 1972, widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid यानी कि semi-fluid nature of lipid enables the lateral movement of protein within overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity.
सिंपल है। अगर आपके प्रोटीन्स बहुत इजीली मूव कर पा रहे हैं, लेटरल मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। अगर मूव नहीं कर पा रहे तो फ्लूइडिटी कम होगी। तो प्रोटीन कितना तैर पा रहा है, गुलाब जामुन कितना तैर पा रहा है, ये बताएगा कि चाशनी कितनी फ्लूइड नेचर की है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द फ्लूइड नेचर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस। इस फ्लूइड नेचर की वजह से ही सेल ग्रो कर पा रहा है, सेल इंटरसेल्युलर जंक्शंस बना पा रहा है, यानी कि टाइट जंक्शंस, अडेरेंस जंक्शन, वो सब। सेल सिक्रीट कर पा रहा है, एंडोसाइटोसिस कर पा रहा है, और सेल डिवाइड कर पा रहा है। ये सारे फंक्शंस समझ में आ रहे होंगे, रिलेट भी हो रहे होंगे अब। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Now, one of the most important function of plasma membrane is the transport of molecules. The membrane is selectively permeable. Selectively permeable मतलब नेचर के बेसिस पे अलाउ करेगी कि तुम हाइड्रोफोबिक हो या हाइड्रोफिलिक हो। अगर हाइड्रोफोबिक है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आ जाओ। अगर हाइड्रोफिलिक हो तो तुम प्रोटीन्स की मदद लेके आओ, ऐसे नहीं आ सकते। ठीक है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। जो मॉलिक्यूल उसके अंदर या बाहर है उन सब के लिए। Many molecules can move briefly across the membrane without requirement of energy, और इसे कहा जाता है passive transport. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. पता है न्यूट्रल है, हाइड्रोफोबिक है, तो चला ही जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। Water may also move across this membrane from high to low concentration. पानी भी जाएगा high to low concentration। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस, यह हमें पता है। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड लेयर, ये दी हुई है डेफिनेशन सेलेक्टिवली परमिएबल की। पोलर मॉलिक्यूल नहीं जा पाएगा नॉन पोलर लिपिड बायलेयर से, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, जो उनको कैरी करेगा, ऑफ मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कैरियर प्रोटीन इज अ जनरलाइज्ड वर्ड, जो चीज़ों को कैरी करके अंदर या बाहर भेजेगा। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, तो उसे कहा जाता है एक्टिव। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या मेम्ब्रेन क्लियर है? बताओ दोनों में डिफरेंस। सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल तो मैम कुछ मैक्रोमोलेक्यूल या माइक्रोमोलेक्यूल के लिए होगी, और जो सेमी परमिएबल होती है। हाँ बोल बोल। सेमी परमिएबल होगी, माइक बंद कर दिया। सेमी परमिएबल मेघा, अवनी, अनवी। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब चूज कर सकते हैं कौन कौन से पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जाएंगे, पर सेमी परमिएबल में है कि केवल हाइड्रोफोबिक ही नहीं जा सकते हैं उस नेचर के कारण, बाकी हाइड्रोफिलिक। अच्छा, अनवी का क्या कहना है? सेलेक्टिवली परमिएबल में वो चूज करके पास करने का परमिट देता है, और सेमी परमिएबल में वो ऑलरेडी मतलब कि हाइड्रोफिलिक को अलाउ नहीं करता है। अच्छा हम ऑस्मोसिस में बोलते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मैं हर परमिएबिलिटी की अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन सबका की पॉइंट समझ में आना चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट। इसलिए आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहाँ लगा रहे हो ताकि सॉल्यूट वॉल्यूट ना जाए, पानी जाए, सॉल्वेंट जाए। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है, लिख लो कहीं पे छोटा सा वर्ड, सेमी परमिएबल सॉल्वेंट से रिलेटेड है। ये सब हमने कर लिया। अब आते हैं हम
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लेकिन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो हमारे पास। ये बताओ, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, phospholipid embedded in protein bilayer, proteins embedded in phospholipid bilayer, protein embedded in polymer of glucose molecule. थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। बताओ। It's a intermediate but polar head towards the earth. Fill in the constant so the mutation moves across the passive. ठीक है। सेकंड, यहाँ पे इनर के बदले आउटर आना चाहिए था, है ना? ठीक है। इसके बाद ये बताओ, नेचर ऑफ फर्स्ट, वेरी गुड। द क्वासीफ्लूइड नेचर किसका है? हमारे लिपिड्स का, जिस वजह से इनेबल होता है लेटरल मूवमेंट किसका? प्रोटीन का, है ना? और यही दिस एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी, अभी जो पढ़ी थी। वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो इसके बाद ठीक है। नाउ ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के तो हो गए। अब हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करना है। सेल वॉल हमने सब कुछ कर लिया पहले, तो मुझे बताओ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है? कौन कौन से ऑर्गेनेलीज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं? पेरोक्सिसोम भी आता है, लाइसोसोम आता है, और एक और आता है वैक्यूल्स। नाउ द क्वेश्चन इज, एनसीईआरटी बोलती है कि और कुछ नहीं आता, केवल ये चार आते हैं। चारों ही क्यों आते हैं? वेरी गुड। According to NCERT, they are included in endomembrane system because their functions are coordinated. Function coordinated होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इन चारों में से ऐसा कौन है जिसकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एकदम सही है। इसलिए आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप पर भी जगह जगह राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या उसमें न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो जाती है या केवल एक? केवल आउटर वाली मेम्ब्रेन। इनर वाली मेम्ब्रेन इज नॉट एसोसिएटेड, ओनली आउटर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसकी तो पूरी कहानी हम पढ़ेंगे अच्छे से कल की क्लास में, लेकिन अभी मुझे बता दो कि कोई डाउट है तुम्हें? नो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। बाकी मैं ना इसका पीवाईक्यू सेशन भी करा दूंगी जिसमें हम पीवाईक्यू ही खेलेंगे। तो 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ टाइप हो चुका है, बाकी तुम्हें इसकी डीपी भी मिल जाएगी, बट प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद योर एनसीईआरटीज, ठीक है। डाउट? नो? तुषार क्यों हंसा, बताओ, कोई दिक्कत? चलो फिर ठीक है, बाय, कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके।